यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि राजस्थान को सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है। संस्कृति एक विशाल सागर है जिसे संपूर्ण रूप से लिखना संभव नहीं है। संस्कृति तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, चौपाल, चबूतरे, महल प्रसादों में नहीं, वह तो घर-घर, जन-जन में समाई हुई है। राजस्थान की संस्कृति का स्वरूप रजवाड़ों, सामंती व्यवस्था में देखा जा सकता है। फिर भी इसके वास्तविक रूप को बचाए रखने का श्रेय है ग्रामीण अंचल को ही जाता है, जहां आज भी यह संस्कृति जीवित है। संस्कृति में साहित्य और संगीत के अतिरिक्त कला, कौशल, शिल्प, महल, मंदिर, किले, झोंपड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारी संस्कृति के दर्पण हैं। हमारी पोशाक, त्योहार, रहन-सहन, खान-पान, तहजीब, तमीज़ सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वह संस्कृति है। ऐतिहासिक काल में राजस्थान में कई राजपूत वंशों का शासन रहा है। यहाँ सभी शासकों ने अपने राज्य की राजनीतिक एकता के साथ-साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान दिया है। जैसे 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी जातियों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, यानी कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। परंतु निरंतर संघर्ष के वातावरण में भी यहाँ साहित्य कला की प्रगति अनवरत रही है। मध्यकाल में राजपूत शासकों के मुगलों के साथ वैवाहिक और मैत्री संबंधों ने दोनों जातियों के सांस्कृतिक समन्वय और मेल मिलाप रहा है, जिससे कला साहित्य में विविधता और नवीनता का यहाँ पर संचार हुआ है और सांझी संस्कृति का निर्माण हुआ है। सांझी संस्कृति क्या होती है? राजस्थान के भूभाग पर आक्रमण और युद्धों का दौर लंबे समय तक चलता रहा है, और जब युद्धों का दौर लंबे समय तक चलता रहा है तो राजस्थानी जनजीवन में समन्वय और उदारता के गुणों ने सांझी संस्कृति को पनपने का अवसर प्रदान किया है। धार्मिक सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ सभी धर्म के अनुयायी एकत्र होकर के इबादत यानी प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। लोक देवता गोगा जी, रामदेव जी की समाधि स्थल पर सभी धर्म अनुयायी अपनी आस्था रख करके सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के सामाजिक जीवन और खान-पान, रहन-सहन, आमोद-प्रमोद और रस्म-रिवाजों में सर्वत्र हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ है। भोजन में अकबरी जलेबी, खुरासानी खिचड़ी, बाबर बड़ी और पकौड़ी और मुंगोड़ी का प्रचलन मुगली प्रभाव से खूब पनपा है। परिधानों में मलमल, मखमल, नौरंगशाही, बहादुरशाही कपड़ों का प्रयोग हुआ है। आमोद प्रमोद में पतंगबाजी, कबूतरबाजी मुगल कला से प्रचलित हुई है। स्थापत्य कला में हिंदू मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण साझी संस्कृति का उदाहरण है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने मुगली प्रभाव से स्थापत्य निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया। गैलरियों, फव्वारों, छोटे बागों को यहाँ पर महत्व दिया गया। दीवारों पर बेलबूटों के काम को बढ़ावा दिया गया। चित्रकला की विभिन्न शैलियों में मुगल शैली का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि राजस्थानी कला और संस्कृति में सांझी संस्कृति के वे सभी तत्व मौजूद थे जो अपनी मूलभूत स्वरूप को बनाए रखते हुए नवीनता, ग्रहणशीलता, सहिष्णुता और समन्वय को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि यहाँ पर मध्यकालीन साहित्यिक उपलब्धियाँ क्या-क्या रही हैं। तो मध्यकालीन साहित्यिक उपलब्धियों में हम बात करें, राजस्थान में साहित्य प्रारंभ में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में रचा गया था और मध्य युग के प्रारंभ में यानी मध्य युग के प्रारंभ काल से अपभ्रंश और उससे जनित मरु भाषा और स्थानीय बोलियां जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, डूडानी और बागड़ी में साहित्य की रचना होती रही है, परंतु इस काल में संस्कृत साहित्य अपनी प्रगति करता रहा है। संस्कृत साहित्य की बात करें, राजपूताना के विद्यानुरागी शासक जैसे कि राजाश्रय प्राप्त विद्वानों ने संस्कृति का यहाँ पर सृजन किया है।
शिलालेखों, प्रशस्तियों, वंशावलियों के लेखन में इस भाषा का प्रयोग किया गया है। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान, संगीत प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता शासक थे। इन्होंने यहाँ पर संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांस, रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद का टीका है, रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की है। और इनके आश्रित विद्वान मंडन ने यहाँ पर शिल्प शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन, प्रसाद मंडन, महत्वपूर्ण कुंभाकालीन जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि कुंभलगढ़ की यहाँ पर रचना की है। राणा जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में बाबू भट्ट और रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान थे, जिन्होंने क्रमशः जगन्नाथ प्रशस्ति और राज प्रशस्ति की यहाँ पर रचनाएं की हैं। यानी कि रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना की है और यहाँ पर बाबू भट्ट ने यहाँ पर जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की है। ये दोनों प्रशस्तियां मेवाड़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। आमेर और जयपुर के महाराजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय, बीकानेर के राय सिंह और अनूप सिंह संस्कृत के विद्वान एवं विद्वानों के आश्रयदाता शासक थे। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवा करके अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरि के लिए नाटक लिखा है और पृथ्वीराज के कवि जयानक पृथ्वीराज विजय नामक काव्य के रचयिता थे। तो ये पृथ्वीराज के कवि थे जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की है, यानी कि पृथ्वीराज विजय नामक काव्य के ये रचयिता थे। और प्रतापगढ़ के दरबारी पंडित थे जयदेव। जयदेव का यहाँ पर क्या है, प्रतापगढ़ के जो दरबारी कवि थे जयदेव, इन्होंने यहाँ पर जयदेव का हरिविजय नाटक है तथा गंगाराम भट्ट का हरिभूषण इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मारवाड़ के जसवंत सिंह ने संस्कृत में भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे हैं। जोधपुर के मान सिंह ने नाथ चरित्र नामक ग्रंथ लिखा है। मान सिंह को पुस्तकों से इतना प्रेम था कि उन्होंने काशी, नेपाल आदि से संस्कृत के अनेक ग्रंथ मंगवा करके अपने पुस्तकालय में सुरक्षित रखे हैं। आज यह पुस्तकालय मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र के रूप में विख्यात है। राजस्थानी साहित्य के बारे में बात करें तो राजस्थानी समस्त राजस्थान की भाषा रही है, जिसके अंतर्गत मेवाड़ी, मारवाड़ी, डूडानी, हाड़ौती, वागड़ी, मालवी और मेवाती आदि बोलियां बोली जाती हैं। इस भाषा में जैन शैली, चारण शैली, संत शैली और लोक शैली में साहित्य का सृजन हुआ है। जैन शैली का साहित्य की बात करें हम, जैन शैली का साहित्य जैन धर्म से संबंधित है और इस साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। हेमचंद्र सूरी जो कि 11वीं शताब्दी का है, इसने देशी नाम माला, यानी हेमचंद्र सूरी का है देशी नाम माला, शब्दा अनुशासन और ऋषि वर्धन सूरी का यहाँ पर नल दमयंती रास और धर्म समुद्र गणी का यहाँ पर रात्रि भोजन रास और हेमरतन सूरी का यहाँ पर गोरा बादलरी चौपाई प्रमुख साहित्य हैं। चारण शैली के साहित्य की बात करें, राजपूत युग के शौर्य और जनजीवन की झांकी इसी साहित्य की देन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। चारण शैली में रास, ख्यात, दोहा आदि में गद्य और पद्य रचनाएं हुई हैं। बादर, डाढ़ी, कृत, वीर, भायण चारण शैली को प्रारंभिक रचनाएं हैं। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नैणसी की नैणसीरी ख्यात और वांकी दास का वांकी दासरी ख्यात यहाँ पर, और दयाल दास की दयाल दासरी ख्यात है। गढ़न सिद्धदास की अचलदास की है और यहाँ पर दयालदास खात, गढ़न सिद्धदास की यहाँ पर अचलदास की चीरी बचनी का प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें राजस्थान के इतिहास की झलक मिलती है। दोहा छंद में डोला मारी रा दोहा और सज्जन रा दोहा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त दुरसा आड़ा के नाम भी यहाँ पर विशिष्ट उल्लेखनीय है। दुरसा आड़ा था तो यहाँ पर जैसे दुरसा आड़ा का नाम भी यहाँ पर विशिष्ट उल्लेखनीय है। वह हिंदू संस्कृति और शौर्य का यहाँ पर प्रशंसक माना जाता है। तो दुरसा आड़ा है हिंदू संस्कृति और शौर्य का प्रशंसक था और भारतीय एकता का ये भक्त था। बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की है, जो राजस्थानी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है और इन गुणों की ध्वनि उनके गीतों, छंदों, झुलका और दोहा में स्पष्ट सुनाई देती है। सूर्यमल मिश्रण आधुनिक काल का महाकवि था और बूंदी राज्य का कवि था।
इसके वंश भास्कर और वीर सतवई जैसे उल्लेखनीय कृति की रचना यहाँ पर इन्होंने की है, सूर्यमल मिश्र ने। वंश भास्कर और वीर सतवई। फिर संत साहित्य की बात करें हम, राजस्थान के जनमानस को प्रभावित करने वाला संत साहित्य बड़ा ही मार्मिक है। संतों ने अपने अनुभवों को भजनों के द्वारा नैतिकता, व्यवहारिकता को सरलता से जनमानस में प्रसारित किया है। ऐसे संतों में मल्लीनाथ जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू की बाणी, मीरा की पदावली और नरसी जीरो माहेरो और रामचरण जी की वाणी आदि संत साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। लोक साहित्य की बात करें, लोक साहित्य में लोकगीत, लोक गाथाएं, प्रेम गाथाएं, लोक नाटक, पहेलियां, फड़ें और कहावतें यहाँ पर सम्मिलित हैं। राजस्थान में फड़ बहुत प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण वस्त्र पर किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी ऐतिहासिक घटना या पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फड़ में अधिकतर लोक देवताएं जैसे कि पाबूजी, देवनारायण, रामदेव जी इत्यादि के जीवन की घटनाएं और चमत्कारों का चित्रण होता है। फड़ का उपयोग चारण भोपे करते हैं। राजस्थान में शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, इसका फड़ चित्रण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहयोग किया है और इस कार्य हेतु भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। इसमें पाबूजीरी फड़, देवजीरी फड़, तीज, गणगौर, शादी, संस्कार, मेलों पर गाए जाने वाले लोकगीत यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे स्थापत्य कला की बात करें, मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना स्वतंत्र स्थान है। मध्ययुगीन राजस्थान के स्थापत्य में राजप्रसाद, मंदिरों और दुर्गों का निर्माण महत्वपूर्ण है। इस युग में स्थापत्य कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ है, जिसमें हिंदू स्थापत्य शैली कहा जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषता थी कि शिल्प सौष्ठव, सुदृढ़ता, अलंकृत पद्धति, सुरक्षा, उपयोगिता और यहाँ पर विशालता और विषयों की विविधता आदि है। मुगल सत्ता के साथ यहाँ पर समागम के पश्चात राजस्थानी स्थापत्य में तुर्की और मुगल प्रभाव से नई शैली का यहाँ पर विकास हुआ है, जिसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा जाता है। दुर्ग स्थापत्य की बात करें हम, राजस्थान राजाओं का स्थान रहा है और यहाँ राजा हो या सामंत दुर्ग निर्माण की आवश्यक मानते थे। दुर्गों का निर्माण निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण के लिए और आक्रमण के समय जनता, पशु और संपत्ति को संरक्षण हेतु किया जाता था। अधिकांश दुर्गों का निर्माण सामरिक महत्व के स्थानों पर किया गया ताकि आक्रमणकारियों से प्रवेश की सुरक्षा हो और व्यापारिक मार्ग यहाँ पर सुरक्षित रह सके। दुर्ग निर्माण ऊंची और चौड़ी पहाड़ियों पर किया जाता था, जहां कृषि और सिंचाई के साधन उपलब्ध रहते थे। दुर्गों की प्रमुख विशेषता थी सुदृढ़ प्राचीर होनी चाहिए, विशाल परगोटा होना चाहिए और अभेद बुर्ज होने चाहिए। दुर्ग के चारों ओर गहरी नहर या फिर खाई हो। दुर्ग के भीतर शास्त्रागार की व्यवस्था हो, जलाशय हो, मंदिर निर्माण हो, पानी की टंकी की व्यवस्था हो, अन्न भंडार की स्थापना हो, गुप्त प्रवेश द्वार रखा जाना चाहिए, सुरंग का निर्माण किया जाए, राज्य प्रसाद एवं सैनिक विश्राम गृहों की व्यवस्था आदि होनी चाहिए। चित्तौड़ का दुर्ग सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है, जिसे महाराणा कुंभा ने द्वारों के श्रृंखला और बुर्जों के निर्माण से सुदृढ़ बनाया है। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कुंभा के द्वारा ही कुंभलगढ़ दुर्ग का यहाँ पर क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था, जो विशाल एवं ऊंची पहाड़ी पर सुदृढ़ है। तो विशाल और ऊंची पहाड़ी पर ये सुदृढ़ है और चारों सुदृढ़ द्वारों और प्राचीरों से ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये सुरक्षित है। परमारों का जालोर दुर्ग, चौहानों का अजमेर में तारागढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग ये चौहानों ने बनाया है। हाँ, और हाड़ाओं द्वारा निर्मित बूंदी का तारागढ़ दुर्ग जो कि हाड़ाओं ने बनवाया है। राव जोधा का जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, कछवाओं का जयपुर के पास आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग उत्कृष्ट गृह दुर्ग हैं। परमारों का झालावाड़ा के निकट गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। महारावल जैसलदेव का जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित मरुस्थलीय दुर्ग है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग और भरतपुर का दुर्ग समतल मैदान पर निर्मित चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध दुर्गों में मांडलगढ़, भीलवाड़ा, अचलगढ़ आबू में,
रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ब्याना भरतपुर में, सिवाना बाड़मेर में और बटनेर हनुमानगढ़ में है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ब्याना दुर्ग है भरतपुर में है। नेक्स्ट हम देखें राजा प्रसाद महल। राजा प्रसाद महल क्या होता है? राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही राजप्रसाद महलों का निर्माण होने लगा था। राजा प्रसाद महल दो भागों में पुरुष कक्ष और अंतपुर यानी जनाना कक्ष में विभाजित होते थे। महलों में आवास कक्ष, शस्त्रागार, धान्य भंडार, रसोई घर और पूजा गृह होते थे। सादगी, नीची छतें, पतली गलेरियां, छोटे छोटे कक्ष और ढालान महलों की प्रमुख विशेषताएं होती थी। मुगल राजपूत संबंधों के प्रभाव से महलों में फव्वारे, छोटे बाग, गुंबद, पतले खंभे, मेहराब आदि नए विधाओं का प्रयोग होने लगा था। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के महल सादगी के नमूने थे। उदयपुर के अमर सिंह के महल जगनिवास, जगमंदिर, जोधपुर के फूल महल और आमेर के दीवाने खास, बीकानेर के रंग महल और कर्ण महल और शीश महल, अनूप महल और कोटा और जैसलमेर के महलों में मुगल स्थापत्य का प्रभाव हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें मंदिर स्थापत्य की। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ प्राचीन काल से माना जाता है। 13वीं शताब्दी तक मंदिर स्थापत्य में शक्ति और शौर्य का रणकपुर के जैन मंदिरों में दुर्गा स्थापत्य यानी दुर्ग स्थापत्य का यहाँ पर प्रभाव है। और फिर यहाँ पर इसी काल के जैन मंदिरों के हम बात करें, यहाँ पर इसी काल में जैन धर्म के मंदिर दिलवाड़ा माउंट आबू में है। यहाँ पहला मंदिर बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आंखें में हीरे लगे हुए हैं। दूसरे मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया जिसमें नेमिनाथ की मूर्ति है और यह मंदिर तक्षण कला की दृष्टि से अपूर्व है। चित्तौड़ का सूर्य मंदिर और वाड़ोली यानी चित्तौड़ में शिव मंदिर भी बड़े महत्व के हैं। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर और उदयपुर के जगदीश मंदिर में हिंदू स्थापत्य की प्रधानता है, जबकि जोधपुर के घनश्याम मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं और 18वीं सदी में मुगल आक्रमणों के बचाव में श्रीनाथ जी नाथद्वारा के, द्वारकाधीश कांकरौली, मथुरेश जी कोटा के, गोविंद देव जी जयपुर के मंदिरों का यहाँ पर निर्माण राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया। भवन स्थापत्यों की मैं बात करें हम, जैसे कि हवेली आ जाती है भवन स्थापत्य में। राजस्थान में भवन स्थापत्य का विकास हवेलियों के निर्माण से हुआ है। राजस्थान में अनेक नगरों में सेठ और सामंतों ने भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया है। इसमें प्रमुख द्वार के अगल बगल कलात्मक कवच, लंबी पोल, चौड़ा चौक और चौक के अगल बगल भव्य कमरे होते थे। जयपुर और शेखावटी क्षेत्र में रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी और सरदार शहर और रतनगढ़ और सुजानगढ़ में बनी हवेलियां भवन स्थापत्य का उत्कृष्टतम उदाहरण है। जैसलमेर में सालिम सिंह, नथमल और पटवों की हवेलियां पत्थर की जाली एवं नक्काशी के कारण विश्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी प्रकार बंसी पत्थर से निर्मित करौली, कोटा और भरतपुर की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। फिर विजय स्तंभ की बात करें जो कि चित्तौड़गढ़ में है। महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में बनवाया गया विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, भवन स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। 182 फीट ऊंचे स्तंभ में 9 मंजिलें हैं और इसके अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे हर मंजिल पर चारों ओर झरोखे बने हैं तथा हिंदू देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर प्रतिष्ठित किए गई हैं। समाधियों की बात करें, जैसे समाधियों में छतरियां लगी हुई हैं। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शासकों, सामंतों और सेना नायकों की स्मृति में समाधियों पर छतरियां बनाई गई हैं, जिन्हें देवलिया या देवल कहा जाता है। गैटौर जो कि जयपुर में, आहाड़ उदयपुर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में, छत्र विलास बाग कोटा में, बड़ा बाग जैसलमेर में बनी छतरियां भवन स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य का अद्भुत समन्वय है। चित्रकला की बात करें हम, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। राजपूत काल में भित्ति चित्र, पोथी चित्र और काष्ठ पट्टी का चित्र और लघु चित्र बनाने की परंपरा रही है। अधिकांश रियासतों के चित्र बनाने के तौर तरीके स्थान के अनुसार मौलिकता और सामाजिक और राजनीतिक
यहाँ पर परिवेशों के कारण अनेक चित्र शैलियों का यहाँ पर विकास हुआ है, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, बूंदी और बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा चित्रशैली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक एवं मौलिक रूप चित्तौड़ शैली में दिखाई देता है, इसलिए इसको राजस्थानी चित्रशैली की जनक शैली भी हम कहते हैं। इसलिए इसे राजस्थानी चित्रशैली की जनक शैली भी कहा जाता है। और 1260 में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इसी शैली का प्रथम यहाँ पर उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली है मेवाड़ शैली राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में इस चित्र शैली का अधिक विकास हुआ है। लाल पीले रंग का अधिक प्रयोग और गरुड़नासिक, परमल की खड़ी, फांक से नेत्र और घुमावदार लंबी अंगुलियां और अलंकारों की अधिकता और चेहरों की जकड़न आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद और कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य आदि थे। इस चित्र शैली के चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबुद्दीन और जगन्नाथ यहाँ पर प्रमुख हैं। और राजा यहाँ पर बात करें अमर सिंह के काल में, यहाँ पर राजा अमर सिंह के काल में इस शैली का मुगल प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ शैली की। मारवाड़ में राव मालदेव के समय यहाँ पर इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ है। इस शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, स्त्रियां गठीले बदन की, बादामी आंखें, वेशभूषा ठेठ राजस्थानी और पीले रंग की प्रधानता होती थी। चित्रों के विषय नाथ चरित्र, भागवत, और पंचतंत्र, ढोला मारू, मूमल दे, निहाल दे लोक कथाएं होती थी। चित्रकारों में वीर जी, नारायण दास जी भाटी, अमरदास छज्जू जी यानी छज्जू भाटी और किशन दास और कालूराम आदि प्रमुख थे। फिर हम बात करते हैं बीकानेर शैली की। महाराजा अनूप सिंह के समय इस शैली का वास्तविक रूप में विकास हुआ है और लाल, बैंगन, सलेटी और बादामी रंगों का प्रयोग, वालू के टीलों का अंकन, लंबी गहरी नायिकाएं और मेघमंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। शिकार, रसिक प्रिया, रागमाल और श्रृंगारिक आख्यान यहाँ पर विशेष रहे हैं। इस शैली पर पंजाब, कलम और मुगल शैली और मारवाड़ शैली का यहाँ पर प्रभाव पाया जाता है। फिर किशनगढ़ शैली की बात करें, यह राजपूत कालीन चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास है वो यहाँ पर हुआ है राजा नगरी दास के समय हुआ है। इस शैली का विकास उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों की खजनाकृति बनावट, धनुषाकार भौहें, गुलाबी अदा और सुरमे सरोवर का अंकन इस चित्र शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। बनी ठनी इस चित्र शैली की सर्वोत्तम कृति है, जिसे भारतीय चित्रकला का मोनालिसा भी कहा जाता है। यानी बनी ठनी के चित्र को हम मोनालिसा कहते हैं भारतीय चित्रकला का। इसका चित्रण निहाल चंद ने किया था और इस शैली भक्ति का सर्वांगीण समन्वय पाया जाता है। जयपुर शैली की बात करें, इस चित्र शैली का काल 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है और इस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। सफेद, लाल, पीले, नीले, हरे रंग का अधिक प्रयोग, सोने चांदी का उपयोग, पुरुष की बलिष्ठता और महिला की कोमलता यहाँ पर इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। शाही सवारी, महफिलें और राग रंग शिकार, बारहमासा, गीत गोविंद और रामायण आदि इनके प्रमुख विषय यहाँ पर रहे हैं। बूंदी शैली है यहाँ पर आगे। मेवाड़ से प्रभावित राजा सुरजन से प्रारंभ बूंदी शैली उमेद सिंह के समय तक उन्नति के शिखर पर पहुंची थी। लाल पीले रंगों की प्रचुरता, छोटा कद, प्रकृति की सतरंगी चित्रण इस चित्र शैली की विशेषता रही है।
रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतवई, नायक नायिका, भेद, ऋतु वर्णन, बूंदी चित्रशैली के प्रमुख विषय थे। इस शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। यहाँ के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। फिर कोटा शैली की बात करें, कोटा चित्रशैली में बूंदी और मुगल शैली का समन्वय पाया जाता है। स्त्रियों के चित्र पुतलियों के रूप में और आंखें बड़ी, नाक छोटी, ललाट बड़ा, लहंगे ऊंचे और बेड़ी अकड़ी हुई इस शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। चित्रों के विषय शिकार, उत्सव, श्रीनाथ कथा चित्रण, पशु पक्षियों के चित्रण यहाँ पर रहे हैं। नाथद्वार शैली की बात करें, यह शैली अपनी चित्रण विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ श्रीनाथ जी की छवियों के रूप में पिछवाई चित्रण किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान चित्रण की दृष्टि से संपन्न रहा है। यहाँ पोथी खाना जयपुर, मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर और राजस्थानी महाराजाओं और सामंतों के संग्रहालयों में चित्रकला का एक ऐसा समृद्ध भंडार उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को धनी बनाए हुए है, वरन भारत की कला निधि का एक भव्य संग्रह भी माना जाता है। त्योहार और उत्सव की हम बात करें, यद्यपि राजस्थान की मरुभूमि शुष्क है, फिर भी उत्सव, त्योहार और पारस्परिक मेल मिलाप से रंग रसमय हुआ है। राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के सभी त्योहार उत्साह और उल्लास पूर्वक प्रेम भाईचारे के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना करके मानवीय एकता, सहिष्णुता और यहाँ पर भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के प्रमुख लोगों उत्सव में हम बात करें, प्रमुख लोगों उत्सव में आ जाता है गणगौर और तीज का महत्वपूर्ण स्थान है। गणगौर का उत्सव होलिका उत्सव से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीय तक चलता है ये गणगौर का उत्सव। और यहाँ पर सधवा स्त्रियां और कुमारियां सुहाग की अमरता और अच्छे वर की अभिलाषा से यहाँ पर ईसर जी की पूजा करती हैं। यह उत्सव जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में गणगौर की सवारी निकालकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तीज का जो त्योहार है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बालिकाएं एवं नव विवाहित प्रकृति के प्रांगण में गीतों को गायन कर, झूलों में झूलकर और नवीन पोशाक पहनकर और मेहंदी रचाकर मनाती हैं। और जयपुर की तीज की सवारी यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें धार्मिक त्योहारों के अंतर्गत हिंदू दीपावली, होली, दशहरा, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा आदि परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं। जैन समाज में महावीर जयंती और भाद्रपद मास को पर्युषण पर्व, व्रत, तप और अर्चना के साथ मनाते हैं। मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहार हैं ईद उल जुहा, ईद उल फितर, शब रात, मुहर्रम और बरावपात उत्साह और भाईचारा पूर्वक मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में सभी समाजों के लोगों में प्रेम, उल्लास और आनंद का संचार होता है, सामाजिक समरसता का विकास होता है, धार्मिक श्रद्धा का संचार होता है। और राजस्थान के प्रमुख त्योहार और उनकी तिथियां हम यहाँ पर देखें, जैसे कि कौन कौन से राजस्थान में त्योहार हैं और उनकी तिथियां हैं। जैसे कि गणगौर जो है, राजस्थान में गणगौर फाल्गुन शुक्ल 15 से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मनाई जाती है गणगौर। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि 13, यानी कृष्ण पक्ष, कृष्ण की भगवान से पूजा करते हैं तो कृष्ण पक्ष में ये 13 त्रयोदशी को ये मनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें दीपावली है। दीपावली कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है क्योंकि दीपावली पे ही भगवान विष्णु यानी कृष्ण का रूप होता है, तो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। अमावस्या को मनाई जाती है, यानी कि भगवान आते हैं तो उसे अमावस्या को ये मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? कार्तिक में मनाई जाती है, यानी कि कार्तिकों ने भगवान शिव के दूसरे पुत्र का नाम है कार्तिक, तो इनके साथ में आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दीपावली है कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है।
श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि श्रावण के महीने में मनाते हैं रक्षाबंधन। जब पतंगे हम उड़ाते हैं उसी टाइम पर ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जब कोई चीज़ पूर्ण हो जाती है, जैसे श्रावण मास पूर्ण हो गया तो पूर्णिमा को ही मनाया जाएगा। होली है, होली कहाँ पर मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, यानी होली और रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और होली है ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जन्माष्टमी की बात करें। जन्माष्टमी है, अष्टमी को मनाई जाती है। जन्माष्टमी कृष्ण के लिए मनाई जाती है, तो कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी। और भाई यानी भाद्रपद, यानी कृष्ण बलराम भाई हैं आपस में, तो भाद्रपद के रूप में मनाई जाएगी ये। तो ये कृष्ण पक्ष के रूप में अष्टमी है, भाद्रपद में मनाई जाती है जन्माष्टमी। फिर बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ को ये मनाई जाती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो चौथ को ही मनाई जाएगी। और शुक्ल पक्ष भाद्रपद, यानी कि जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी है भाद्रपद में मनाई जाती है, लेकिन जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जबकि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है वो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। रामनवमी है, रामनवमी फिर से यहाँ पर शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। नवमी को चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। क्रिसमस डे है यहाँ पर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। मुहर्रम है, मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाई जाती है, मुहर्रम जो माह होता है उसमें। ईद उल फितर है ये शब्बास की पहली तारीख, शब्बाल की जो पहली तारीख होती है तब हम ईद उल फितर मनाते हैं। तीज की बात करें, तीज यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को ये तीज मनाई जाती है। पर्युषण की बात करें तो भाद्रपद मास में ये पर्युषण है मनाया जाता है, भाद्रपद महीने में। दशहरा है आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को, यानी कि आश्विन में ये मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है दशहरा को। ईद उल जुहा है, ईद उल जुहा जितकार की 10वीं तारीख को ये ईद उल जुहा मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम मेलों की। राजस्थान के मेले यहाँ की संस्कृति के परिचायक हैं, और राजस्थान में मेलों का आयोजन धर्म, लोक देवता, लोक संत और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और मेलों में यहाँ पर क्या किया जाता है? नृत्य होता है, गायन होता है, तमाशा, बाजार आदि से लोगों में प्रेम व्यवहार, मेल मिलाप बढ़ता है। राजस्थान में प्रत्येक अंचल में मेले लगते हैं। इन मेलों का प्रचलन मुख्यतः मध्यकाल में हुआ है, जहां यहाँ के शासकों ने मेलों का प्रारंभ कराया था। मेले यहाँ पर बात करें, मेले धार्मिक स्थलों एवं उत्सवों पर लगने की यहाँ परंपरा रही है, जो आज भी प्रचलित है। राजस्थान में जिन उत्सवों पर मेले लगते हैं उनमें पहले हैं गणेश चतुर्थी पर मेला लगता है, नवरात्रा को राजस्थान में मेला लगता है, गणेश चतुर्थी पर लगता है, अष्टमी, तीज, गणगौर, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा। इस प्रकार धार्मिक स्थल मंदिरों पर लगने वाले मेलों में जैसे तेजा जी का मेला लगता है, शीतला माता, रामदेव जी, गोगा जी, जाम्बेश्वर, हनुमान जी, महादेव, आवरी माता, कैला देवी, करणी माता, अम्बा माता, जगदीश जी और महावीर जी यहाँ पर आदि मेले प्रमुख हैं। राजस्थान के धर्म प्रधान मेलों में जयपुर में बालाजी, हिंडौन के पास महावीर जी का, और अन्नकूट पर नाथ द्वार का जो मेला है, और यहाँ पर गोठमांग लोध में दधी माता का मेला है। कहाँ पर है? गोठ मांग लोध में दधी माता का, और एकलिंग जी में यहाँ पर शिवरात्रि का, और केसरिया में दुलेब का, और अलवर के पास भरतरी का, अजमेर के पास पुष्कर जी का मेला लगता है, और जयपुर में गलता मेला लगता है। इन मेलों में लोग भक्ति भावना से स्नान एवं आराधना करते हैं। लोक संतों और लोक देवों की स्मृति और श्रद्धा में भी यहाँ अनेक मेलों का आयोजन होता है, जैसे कि रुणेचा में रामदेव जी का, परवतसर में तेजा जी का, कोलगढ़ में पाबू जी का, ददरेवा में गोगा जी का, देशनोक में करणी माता का, नरेना जयपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, और फूलडोल का शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल का होता है, नरेना जयपुर में भी फूलडोल का मेला लगता है। मुकाम में जम्बेश्वर जी का, गुलाबपुरा में गुलाब बाबा का, और अजमेर में ख्वाजा साहब का मेला लगता है।
यह मेले जीवन धारा की गतिशीलता एवं आनंद प्रदान करते हैं, शांति, सहयोग और सांप्रदायिक एकता को बढ़ाते हैं। मेलों का सांस्कृतिक पक्ष कला प्रदर्शन, सद्भावनाओं की अभिवृद्धि और मेलों का महत्व। देवी यहाँ पर मेलों का जो महत्व है, देवों और देवियों की आराधनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य देवालयों में जाते हैं। मेलों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक परिपाटी प्रवाहित होती है, जो संस्कृति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मेले व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर पशु मेले इनका मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर महत्व है। लोक कलाओं की हम बात करें, लोक कलाएं क्या है? राजस्थान लोक कला के विविध आयामों का जनक रहा है। लोक कला के अंतर्गत लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोकवाद, लोक चित्रकला आती है। इनका विकास मौखिक स्मरण एवं रूढ़ियों के आधार पर दीर्घकाल से चला आ रहा है। ये कलाएं ये लोक कलाएं हमारी संस्कृति के प्राण हैं, मनोरंजन का साधन हैं और लोक जीवन का यहाँ पर सच्चा रूप है। फिर लोक नाट्य की हम बात करें, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली और जयपुर में लोक कलाकारों के द्वारा लोक भाषा में रामलीला और रासलीला बड़ी लोकप्रिय हैं। बीकानेर और जैसलमेर में यहाँ पर लोक नाट्यों में जो रम्मत है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोकनायक एवं महापुरुषों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक काव्य रचनाओं का मंचन किया जाता है। इन रम्मतों के रचयिता मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेजा कवि आदि हैं। मारवाड़ में धर्म एवं वीर रस प्रधान कथानकों का मंचन ख्याल यानी खेल नाटक परंपरागत चला आ रहा है। इसमें अमर सिंह का ख्याल, रूठी रानी रो ख्याल, राजा हरिश्चंद्रा ख्याल प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। राजस्थान में भवाई नाट्य अनूठा है। इसमें पात्र व्यंग वक्ता होते हैं। संवाद, गायन, हास्य और नृत्य इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मेवाड़ में प्रचलित गवरी एक नृत्य नाटिका है जो रक्षाबंधन से सवा माह तक खेली जाती है। गवरी की हम बात करें, गवरी वादन संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ की गवरी निराली है। गवरी का जो उद्भव है, गवरी का उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से माना जाता है। इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और गवरी सवा महीने तक खेली जाती है। इसमें भील संस्कृति की प्रमुखता रहती है और यह पर्व आदिवासी जाति पर पौराणिक एवं सामाजिक प्रभावों की अभिव्यक्ति है। गवरी में पुरुष पात्र होते हैं। इसमें खेल में गणपति, कान गुजरी, जोगी, लाखा, बंजारा इत्यादि के खेल यहाँ पर होते हैं। फिर लोक नृत्य की बात करें हम यहाँ पर, राजस्थान में लोक नृत्य की परंपरा सदा से ही यहाँ पर उन्नत रही है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्यों का विकास हुआ है। इसमें जनजीवन में आनंद, जीवन और शौर्य के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। गैर नृत्य की बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर ढोल, वाकिया और थाली में संगत में पुरुष अंगरखी धोती पगड़ी पहने हाथ में छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य में भील संस्कृति के दर्शन यहाँ पर होते हैं। फिर हम बात करें जैसे कि गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में लोग होली का डंडा रोपने से सप्ताह भर तक नगाड़े की ताल पर यहाँ पर पुरुष दो डंडे लेकर के गीतों के साथ सुंदर परिधान पहन करके नृत्य करते हैं, जिसे हम गीदड़ नृत्य कहते हैं। ढोल नृत्य की बात करें, मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग थाकना शैली में ढोल नृत्य करते हैं। बमन नृत्य की बात करें, बमन नृत्य या बम्मे नृत्य अलवर और भरतपुर में फागुन की मस्ती में बड़े नगाड़ों को दो बड़े डंडों से बजाया जाता है, जिसे बम कहते हैं। इसी कारण इसे बम्मे नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य की बात करें, यह राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे मांगलिक पर्वों पर महिलाओं के द्वारा हाथों के लचकदार संचालन से ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि के संगत में ये किया जाता है। गरबा नृत्य है। महिला नृत्य में गरबा भक्तिपूर्ण नृत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है। यह नृत्य भक्ति की आराधना का दिव्य रूप है, जिसे मुख्य रूप से गुजरात में देखा जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसका व्यापक प्रचलन है। इस तरह गुजरात और राजस्थान की संस्कृति के समन्वय का सुंदर रूप जिसे हम गरबा नृत्य में देखने को हमें मिलता है। इसमें राजस्थान और गुजरात की संस्कृति एक साथ मिलती है।
अन्य लोक नृत्यों की बात करें जैसे कि जसनाती सिद्धों का अंगारा नृत्य, भीलों का राई नृत्य, गरासिया जाति का वालन नृत्य, कालबेलिया जाति का कालबेलिया नृत्य प्रमुख है। पेशेवर लोक नृत्यों में भवाई नृत्य, तेरहताली नृत्य और चमत्कारी कलाओं के लिए चमत्कारी कलाओं के लिए विख्यात है। लोकगीत राजस्थानी लोकगीत मौलिक परंपरा पर आधारित मानस पटल की उपज है, जो 16 संस्कार, रीति रिवाजों, संयोग वियोग के अवसरों पर लोक भाषा में सुंदर अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए खेलन दो गणगौर, म्हारी घूमर छह नखराड़ी, ए माय, चिरमी आदि यहाँ पर लोकगीत हैं। लोक वाद्य की बात करें हम, लोक कला में राजस्थान के लोक वाद्यों का बड़ा वाद्यों का बड़ा महत्व है, जो बजाने के काम आते हैं। इनके बिना नृत्य संगीत भी अधूरा लगता है। और यहाँ के प्रमुख लोक वाद्यों में रावण, हत्ता, तंदूरा, नगाड़े, तीन तारा, जोगिया, सारंगी, पुंगी और बपंग यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। फिर लोक चित्रकला की हम बात करें जैसे कि लोक चित्रकला में आ जाता है पथवारी। पथवारी है यहाँ पर गांवों में पथ रक्षक के रूप में पूजा जाने वाला स्थल, जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, पथवारी कहलाता है। पाना की बात करें, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे पाना कहा जाता है। मांडना क्या होता है, राजस्थान में लोक चित्रकला की एक अनूठी परंपरा है। त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थल चौक पर यहाँ पर ज्यामितीय व्रत, वर्ग और आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में मांडना बनाए जाते हैं। फड़ की बात करें, कपड़ों पर किए जाने वाले चित्रांकन को यहाँ पर फड़ कहा जाता है। सांझी की बात करें, यह गोबर के घर के आंगन और पूजा स्थल और चबूतरे पर बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सांझी। और लोकगीत, लोकनाट्य, लोकवाद, लोक चित्रकला राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख अंग हैं। आदिकाल से लेकर आज तक इन कलाओं का विविध रूपों में विकास हुआ है। इन विद्याओं के विकास में भक्ति, प्रेम, उल्लास और मनोरंजन का प्रमुख स्थान रहा है। इनके पल्लवन में लोक आस्था की प्रमुख भूमिका रही है। बिना आस्था और विश्वास के इन लोक कलाओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी लोक कला के मूल तत्व जनजीवन में विद्यमान हैं। त्योहार, नृत्य, संगीत, लोकवाद, लोक कलाएं, विभिन्न बोलियां और परिणाम के कारण ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान की सांझी संस्कृति के दर्शन यहाँ के जनजीवन के साथ साहित्य में देखे जा सकते हैं। धर्म समभाव, सुलह कुल नीति यहाँ के धार्मिक जीवन के इतिहास काल से ही मूल मंत्र रहा है। अब कुछ जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली नाटक के जो रचयिता थे पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ थे हरिकेली नाटक के रचयिता। गागरोन दुर्ग है किस कोटि में आता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन दुर्ग है। और वह स्थान जहाँ पटवों की हवेली स्थित है वो जैसलमेर है, यहाँ पर जहाँ पर पटवों की हवेली के स्थित है। बनी ठनी का चित्र है वो चित्र शैली कौन सी चित्र शैली है? वो किशनगढ़ शैली है, जहाँ पर बनी ठनी का चित्र प्रसिद्ध है। और दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? ये था दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता विमल शाह था। बाकी जैसे ये क्वेश्चन है,